अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल और इसमें हम जो है आज इसका हम थर्ड पैराग्राफ पढ़ेंगे जो कि रिलेटेड है ग्रीक ऑक्यूपेशन से। ग्रीक ऑक्यूपेशन यानी ग्रीस नाम का एक मुल्क है जिसको हम यूनान कहते हैं। उसने हमला किया तुर्की के सूबे आयदीन पर और इस पर कब्ज़ा कर लिया जो कि तुर्की का सूबा था। और इसमें इसलिए ग्रीक ऑक्यूपेशन एंड द रिएक्शन ऑफ टर्किश पैट्रियट्स और तुर्की के मुहब्बे वतनों को इस पर कैसे उन्होंने रिएक्ट किया, ये सारा आज हमारा टॉपिक है। यानी ग्रीक ऑक्यूपेशन एंड टर्किश रिएक्शन जो है आज का हमारा टॉपिक है। ये थर्ड पैराग्राफ है। अब तक क्या हो चुका है कि 1911 से इत्तेहादी फ़ौज ने, इत्तेहादियों में बरतानिया, फ्रांस, आर्मीनिया और रशिया शामिल हैं, इन्होंने हमले शुरू किए ऑटोमन एम्पायर तुर्की पर जो कि सल्तनत उस्मानिया था। उस वक्त बहुत बड़ी एक सल्तनत थी। अब तो तुर्की एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन उस वक्त बहुत सारे मुल्क इसका हिस्सा थे। सऊदी अरब, यमन, ओमान और बहुत सारे इराक़, ईरान, ये सब जो एरियाज़ थे, इवन के रशिया के भी कुछ इलाके तुर्की की सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थे, जिसको हम ऑटोमन एम्पायर कहते हैं। 1911 तक ये ऑटोमन एम्पायर ही थी। बाद में जो है मुस्तफ़ा कमाल ने अपने मुल्क की जब आज़ादी की जंग लड़ी तो सिर्फ तुर्की के हिस्से को आज़ाद करवा के जो तुर्की के ही अपने हिस्से थे और एक तुर्की की बुनियाद रखी। ठीक है, 1911 में जो है वो अलाइड फोर्सेस ने हमले शुरू किए ऑटोमन एम्पायर पर और 1918 तक तुर्की को ये बात समझ आ गई कि 1914 में जंग अज़ीम इन्हीं इत्तेहादियों ने सारी दुनिया के ख़िलाफ़ शुरू कर दी। फ्रांस, बरतानिया, रशिया ने और आर्मीनिया ने सारी दुनिया के ख़िलाफ़ जंग अज़ीम शुरू की। तुर्की ने इन इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ जर्मनी का साथ दिया और जर्मनी जो है वो पहली जंग अज़ीम हार गया और इसके नतीजे में तुर्की को भी हथियार डालना पड़े। 1918 में तुर्की में बादशाह यानी एक बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम था महमद फोर एक पार्लियामेंट को भी चलाते थे। वो पार्लियामेंट और लिबरल्स की पार्लियामेंट थी। बादशाह ने और पार्लियामेंट ने ये डिसाइड किया कि अब चूँकि इन इत्तेहादी फ़ौजों का मुकाबला नामुमकिन है, ये सारी दुनिया में जीत चुके हैं, इसलिए उन्होंने सरेंडर किया। बादशाह ने ऐलान किया कि वो आकर तुर्की में हुकूमत जो है वो बादशाह के साथ मिलकर तुर्की की हुकूमत करें, तुर्की पर हुकूमत करें। बादशाह ने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि वो ख़त्म हो जाए, उसको डिसबैंड कर दिया, उसको मुंतशिर कर दिया, आर्मी का शोबा ख़त्म कर दिया और अब से जो बरतानिया की आर्मी थी या जो इत्तेहादियों की आर्मी थी वही तुर्की की आर्मी कहलाई जाने लगी। और पार्लियामेंटेरियंस जितने भी थे और बादशाह जो था वो बहुत ज़्यादा इस बात पे मुत्तफ़िक थे कि इत्तेहादियों के साथ उनको कोऑपरेट करना चाहिए और उनको उनकी हुकूमत बनाने में उनकी मदद करनी चाहिए। नई हुकूमत बनने लगी। इत्तेहादी फ़ौजों ने तुर्की की पुलिस का और बंदरगाहों का, पोर्ट्स का कंट्रोल संभाल लिया और जितने भी ऑफिसर्स थे तुर्की के दूसरे शोबों के वो अलाइड फोर्सेस की मर्ज़ी से लगाए जाने लगे और उनकी मर्ज़ी से ही वो जो उनको पसंद नहीं थे अलाइड फोर्सेस के लोगों को उनको हटाया जाने लगा। बरतानिया ने वहाँ पर हुकूमत संभाल ली और ब्रिटिश एम्बेसी जो वहाँ पर थी, सिफारत खाना था, उसको ज़्यादा इख्तियारात, बहुत ज़्यादा हुकूमती इख्तियारात दे दिए गए बरतानिया की तरफ से और एम्बेसी ने ये हाई कमीशन बन गई, ब्रिटिश हाई कमीशन बन गई, ब्रिटिश एम्बेसी, और इसने जो है वो तुर्की का कंट्रोल संभालना शुरू कर दिया। तुर्की का दारुल खिलाफा यानी जो था तुर्की का कैपिटल उस वक्त जो था ऑटोमन एम्पायर का वो इस्तांबुल था और यहाँ पर बैठकर इत्तेहादियों ने तुर्की को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ क्या हुआ कि वो जो तुर्की की आर्मी थी उसको बड़ा गुस्सा आया कि एक गैर मुल्की फ़ौज जो है आकर उसने उनके मुल्क पर हमला कर दिया और उनके मुल्क पे कब्ज़ा कर लिया। उन्होंने उसके ख़िलाफ़ मज़ामत शुरू कर दी। जहाँ कहीं भी अलाइड फोर्सेस के ऑफिसर्स अपने अफसरों को डिप्यूट करने की कोशिश करते तो ये जो हैं उन पर हमले करते और इससे इत्तेहादी फ़ौजों में बहुत ज़्यादा, इत्तेहादी जो हुक्मरान थे उनमें बहुत ज़्यादा परेशानी फैली और उन्होंने बादशाह को भी बड़ी परेशानी हुई कि ये मेरी जो फ़ौज के वो जो टुकड़े हैं जिसको मैं ख़त्म कर चुका हूँ वो क्यों मज़ाहमत कर रहे हैं और क्यों जो है अलाइड फोर्सेस के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। वो ख़ुद को भी उसी अलाइड फोर्सेस का ही हिस्सा बादशाह और पार्लियामेंट तस्वर करते थे। उन्होंने इसको सरकशी का करार दिया।
फ़ौज की इस हुब्बुल वतनी को उन्होंने फ़ौज की सरकशी करार दिया और महमद ने इस सरकशी को, इस बगावत को कुचलने के लिए एक बहुत ही बहादुर और मुहिब वतन सोल्जर मुस्तफ़ा कमाल को भेजा। ये बगावत हो रही थी मशरक़ी सूबों में। मशरक़ी तमाम सूबों का गवर्नर जनरल बनाकर मुस्तफ़ा कमाल को 15 मई 1919 को भेजा गया। बाद में अलाइड फोर्सेस के जो लोग थे उन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल जो है वो उनके लिए ख़तरा हो सकता है, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल बहुत ज़्यादा तुर्की से मोहब्बत करते हैं और उन्हें तो पता था कि वो तुर्की को तोड़ने जा रहे हैं, इसलिए मुस्तफ़ा कमाल उनके लिए ख़तरनाक हो सकते थे। उन्होंने फ़ौरन बादशाह को हुक्म दिया कि मुस्तफ़ा कमाल को जाने से रोक दिया जाए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मुस्तफ़ा कमाल ब्लैक सी से जो थे वो पहुँच चुके थे उन मशरक़ी सूबों के गवर्नर जनरल बन के। गवर्नर जनरल जो होता है उसके पास तमाम तर हुकूमती इख्तियारात होते हैं, पूरी हुकूमत उस जगह पर उसी की होती है अब तक। फिर अब क्या हुआ, अब हम थर्ड पैराग्राफ में आ गए हैं। इसमें क्या हुआ कि द वेरी सेम डे इट बिकेम क्लियर बियॉन्ड ऑल डाउट। द वेरी सेम डे 15 मई 1919, जिस दिन मुस्तफ़ा कमाल को गवर्नर जनरल बनाकर, मशरक़ी सूबों का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया, उस दिन क्या हुआ, बियॉन्ड ऑल डाउट दैट अलाइज हैज़ कंडेम, कि अलाइज इत्तेहादियों ने कंडेम कर दिया है सज़ा। इसके 3 मतलब होते हैं कंडेम के। एक मतलब होता है मज़म्मत करना, दूसरा मतलब होता है नापसंदीदा करार देना और तीसरा मतलब होता है सज़ा देना। यहाँ पर तीसरा मतलब आएगा कंडेम का, सज़ा देना। अलाइज ने सज़ा देने के लिए, सेंटेंस टू पनिश, सज़ा देने के लिए डिसाइड कर लिया है ऑटोमन एम्पायर को, क्योंकि वो जंग अज़ीम अव्वल में उनके ख़िलाफ़, इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ लड़ा था। तो उसी दिन जिस दिन मुस्तफ़ा कमाल को गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया, उस दिन एक और ऐसा वाक़या हुआ जिससे क्लियर हो गया कि इत्तेहादियों ने यही डिसाइड किया है कि तुर्की को सज़ा दी जाए। और किस चीज़ की सज़ा दी जाए ऑटोमन एम्पायर को? टू बी पार्टीशन, कि इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। पार्टीशन मीन टुकड़े टुकड़े करना, डिवाइड, सेपरेट, स्प्लिट, टुकड़े टुकड़े करना, टू द वेरी वॉल्स ऑफ इस्तांबुल, और इसको महदूद कर दिया जाए, बाकी सारे तुर्की के टुकड़े टुकड़े करके आपस में बांट लिए जाएं। इत्तेहादियों का ये ख्याल था और सिर्फ जो है वो उसको, तुर्की को इस्तांबुल जितना रहने दिया जाए, इस्तांबुल जो कि तुर्की का कैपिटल सिटी था। ऑन दी 15th of May द एडमिरल ऑफ द मेडिटेरेनियन फ्लीट, 15 मई को, एडमिरल का मतलब होता है हेड ऑफ नेवल फोर्सेस। एडमिरल क्या होता है? हेड ऑफ नेवल फोर्सेस। नेवल फोर्सेस यानी कि उर्दू में हम कहेंगे अमीरुल बहर, अमीरुल बहर या बहरी फ़ौज का सरबराह। बहरी फ़ौज के सरबराह ने मेडिटेरेनियन कहते हैं बहेरा रूम को। ये समंदर है, एक समंदर है। तुर्की का जो नक्शा मैं अभी आपको दिखाऊंगी उसमें आप देखेंगे ऊपर से तुर्की के साथ ब्लैक सी लगता है और नीचे से तुर्की के साथ मेडिटेरेनियन सी यानी बहेरा रोम लगता है। उस वक्त तुर्की नहीं था, उस वक्त ये ऑटोमन एम्पायर थी। अब तुर्की बहुत छोटा सा रह गया, उस वक्त एक बहुत बड़ी सल्तनत थी। ठीक है। मेडिटेरेनियन फ्लीट का मतलब आ ग्रुप ऑफ शिप्स। जैसे फ़ौज में दस्ता होता है, यूनिट होता है, जब बहरी बेड़ा, इसका उर्दू में मतलब होता है फ्लीट का, और फ्लीट से मुराद है अ ग्रुप ऑफ बैटल शिप्स, जंगी जहाज़ों का एक ग्रोह या जंगी जहाज़ों का एक यूनिट, फ्लीट। इन्फॉर्म द ऑटोमन गवर्नर ऑफ इज़मीर के तुर्की के गवर्नर को उसने ये इन्फॉर्म किया दैट दिस ग्रेट सी पोर्ट एंड द रिच प्रोविंस ऑफ आयदीन, कि ये इज़मीर का बहुत बड़ी बंदरगाह और आयदीन का अमीर सूबा वर टू बी ऑक्यूपाइड। अच्छा, ये वर्ड हम ऑक्यूपाइड पढ़ देते हैं, लेकिन ये ऑक्यूपाइड है, ऑक्यूपाइड। इस यू को हमने क्यू की तरह पढ़ना है, ऑक्यूपाइड। ठीक है। ऑक्यूपाइड के भी 3 मीनिंग्स होते हैं। ये एक मतलब तो आप पीछे भी पढ़ चुके हैं। जहन, जब हम कहते हैं ना कि किसी बात का जहन पे सवार हो जाना, जहन पे किसी चीज़ का छा जाना, हाँ, उसको कहते हैं ऑक्यूपाई। के इस बात ने फ्लेमिंग के जहन को ऑक्यूपाई कर रखा है, या मेरे एग्ज़ाम्स ने इस वक्त मेरे जहन को ऑक्यूपाई कर रखा है। भाई मुझे और कोई बात समझ नहीं आ रही। ठीक है।
दूसरा ऑक्यूपाई का मतलब होता है बीइंग यूज्ड बाय समवन, कि किसी बिल्डिंग पर जब रह रहे हो, यानी हमारे घर में जो है ये हमारा घर तो पूरी तरह से ऑक्यूपाइड है, अब हम यहाँ पर किसी और फैमिली को नहीं रख सकते, या हमारे घर के 2 फ्लोर्स ऑक्यूपाइड हैं यानी उसमें लोग रह रहे हैं और तीसरा फ्लोर जो है वो खाली है। ठीक हो गया, ऑक्यूपाई का मतलब लोगों का रहना। ठीक है, और तीसरा जो है वो यहाँ पर आएगा, ऑक्यूपाई का मतलब होता है कब्ज़ा कर लेना। ठीक है, ऑक्यूपाई का मतलब होता है किसी जगह ज़बरदस्ती फ़ौज को दाखिल कर देना, फ़ौज की मदद लेकर किसी जगह पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लेना ऑक्यूपाई होता है। जैसे ऑक्यूपाइड कश्मीर का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कंटेन बाय फोर्स, ये देखें कंटेन बाय फोर्स, ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लेना, यहाँ पर ऑक्यूपाई का ये मीनिंग आएगा। ग्रीक्स ने कब्ज़ा कर लिया। ठीक है, उस दिन क्या हुआ है कि उस दिन ये साबित हो गया कि अलाइज़ ने ये तय कर लिया है कि तुर्की को वो सज़ा देंगे उनके ख़िलाफ़ जंग अज़ीम में जर्मनी का साथ देने के लिए, और उसके टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। पहली लाइन का ये मतलब है। और सिर्फ तुर्की कितना रह जाएगा, इस्तांबुल जितना तुर्की छोड़ेंगे, बाकी सारे तुर्की के हिस्से आपस में बांट लेंगे। उसी दिन 15 मई को तुर्की का जो नेवल फ़ौज का हेड है, मेडिटेरेनियन सी, उसको बहरा रोम में जो तुर्की के दस्ते मौजूद थे, उसके हेड ने, उसके एडमिरल ने तुर्की के गवर्नर जनरल को ये इत्तला दी कि यूनानी फ़ौजें तुर्की की बंदरगाह इज़मीर की तरफ बढ़ रही हैं और तुर्की के सूबे आयदीन पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। 15 मई को आयदीन के सूबे पर इज़मीर नाम की बंदरगाह पर यूनानी फ़ौजें उतरी और उन्होंने एक सूबा तुर्की का जो है उस पर कब्ज़ा कर लिया। ठीक है, इस ग्रीक का मतलब होता है यूनान की फ़ौजों ने उस पर कब्ज़ा कर लिया। द ऑटोमन ट्रूप्स का मतलब कि सल्तनत उस्मानिया के जो फ़ौज के दस्ते थे। अब आपने ये जहन में रखना है कि सल्तनत उस्मानिया की अपनी फ़ौज ख़त्म हो चुकी है और महमद फ़ौज यानी बादशाह ने किसको फ़ौज करार दे दिया है, तुर्की की फ़ौज किसको करार दे दिया है, अलाइड फोर्सेस को, यानी बरतानिया, आर्मीनिया और फ्रांस की फ़ौज ही बादशाह के नज़दीक अब तुर्की की फ़ौज है। तो जब ग्रीक फोर्सेस हमला करने आई, यूनान की फ़ौजें हमला करने आई आयदीन पर, तो किसने उनसे लड़ाई करनी थी, उनसे लड़ाई ब्रिटिश फोर्सेस ने करनी थी। लेकिन क्योंकि अब उन्हीं को ऑटोमन जो है वो ट्रुप्स करार दे दिया गया था, लेकिन जैसे ही ग्रीक फोर्सेस आयदीन की तरफ आगे बढ़ी तो ऑटोमन ट्रुप्स के जो सल्तनत उस्मानिया के फ़ौज के दस्ते थे, ट्रुप्स मीन सोल्जर्स थे, बी वर हरिडली का मतलब जल्दी से, हेस्टीली, क्विकली, विड्रॉन का मतलब है, विड्रॉन जो है, एक तो विड्रॉन जो है वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, पहले विड्रॉ जो है, विड्रॉ वर्ब है और उसकी थर्ड फॉर्म है विड्रॉन। ठीक है, जब वर्ब के तौर पर विड्रॉ आता है तो इसका मतलब होता है पीछे हट जाना, किसी बात से पीछे हट जाना। जैसे हम लोगों की लड़ाई हो रही थी तो मैंने विड्रॉ कर दिया, मैंने कहा चलो छोड़ो। ठीक है, पीछे हट देना, छोड़ देना किसी बात को, किसी जगह को, विड्रॉ पीछे हट जाना। उसकी लीव, ठीक है, लीव या इवैक्यूएट, खाली कर देना या छोड़ देना, ये होता है वर्ब, जब वर्ब के तौर पर आता है विड्रॉ। लेकिन विड्रॉ एक एडजेक्टिव भी है और उसका मतलब विड्रॉन एक एडजेक्टिव भी है। इसका मतलब है ऐसा शख्स जो कम लोगों से घुलता मिलता कम हो, यानी अनसोशिएबल या इंट्रोवर्ट सॉर्ट ऑफ पर्सन को भी हम विड्रॉन मैन या विड्रॉन गर्ल या विड्रॉन बॉय कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहरहाल ये एडजेक्टिव के तौर पर नहीं आया, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर बताया है। यहाँ पर विड्रॉ जो है वर्ब के तौर पर आया है, जिसका मतलब है पीछे हट जाना। विड्रॉ का मतलब लीव, पीछे हट जाना, लीव क्विकली, या इवैक्यूएट, खाली कर देना। इवैक्यूएट मीन खाली कर देना। अच्छा स्टूडेंट्स, आपका जो ताल्लुक़ है ना ये ब्लू राइटिंग्स के साथ है। ये जो ब्लैक राइटिंग्स हैं जो मैंने प्रोमिनेंट करनी होंगी, मैं उनको सर्कल में कर दूंगी, अदरवाइज़ ये मैंने अपनी हेल्प के लिए लिखी होती हैं। आपको आंखें लगा के इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे लेक्चर को सुने कि मैं कौन सा वर्ड
कह रही हूँ, और जिस वर्ड का मैं मीनिंग बता रही हूँ उसको आप नोट कर लें अपनी नोटबुक के ऊपर, ताकि आप उसको लर्न कर सकें। ठीक है। जैसे ही ग्रीक फोर्सेस हमला करने के लिए आई, तो अब ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन जो ट्रुप्स थे, जो बरतानिया की फ़ौज थी, जिसको बादशाह ने तुर्की की फ़ौज, ऑटोमन फ़ौज करार दे दिया था, वो हरेडली विड्रॉन इनटू बैरक्स, जल्दी से वो सब कुछ उसने सूबा छोड़ा कि बाढ़ में जाइए, सूबा ये ले लो, और फ़ौरन वो अपने बैरक्स में चले गए। बैरक्स का मतलब होता है फ़ौजी रिहाइशें, जहाँ पर फ़ौज रहती है। फ़ौज आप देखें कि जो कैंट एरियाज़ हैं उनमें दो इलाके होते हैं। एक तो होता है मिलिट्री का एरिया, जिसमें मिलिट्री जो है वो अपनी एक्टिव होती है, पोजीशंस लिए हुए होती है और मशकें कर रही होती है अपनी, और एक करीबी उन फ़ौजियों के घर बनाए गए होते हैं जहाँ पे उनकी फैमिलीज़ रहती हैं, उनको बैरक्स कहते हैं। बैरक्स, बैरक्स का मतलब फ़ौज की रिहाइशगाह। और इसकी आप उर्दू इंग्लिश बार बार इसकी गैरिजन आप पढ़ भी चुके हैं। गैरिजन या बैरक्स का मतलब है फ़ौजियों की क़यामगाह या फ़ौजियों के घर या फ़ौजियों के रहने की जगह। फ़ौजी जैसे ही हुआ क्या कि जैसे ही यूनानी फ़ौज ने हमला किया, इज़मीर की बंदरगाह पर वो उतरे, समंदर से आए, मेडिटेरेनियन सी से आए, बहरा रोम से आए, और यहाँ पर एक बंदरगाह का मतलब होता है वो शहर जो कि समंदर के साथ लगता हो। इज़मीर नाम का शहर समंदर के साथ लगता था, वहाँ पे बंदरगाह बनी हुई थी। ये फ़ौजें यूनान की इज़मीर पे उतरी और इन्होंने पूरे आयदीन के सूबे पे आराम से कब्ज़ा कर लिया। जैसे ही यूनान की फ़ौज जो है वो बंदरगाह पर उतरी, तो फ़ौरन जो ऑटोमन ब्रिटिश आर्मी थी वो छोड़ के बैरक्स में चली गई, जाके अपने घरों में बैठ गई, गैरिजन्स में चली गई, और उन्होंने कोई लड़ाई नहीं की और उनको रोकने की कोई कोशिश नहीं की। एंड द ग्रीक मेट्रोपोलिन, ये मेट्रोपोलिन का मतलब होता है बड़े शहर का। इसका ये एडजेक्टिव है, इसका आप बताएं इसका नाउन क्या होगा। मेट्रोपोलिन जो है ये असल में मेट्रोपॉलिटन होगा, ये वर्ड पॉलिटन, इसमें टी मैंने मिस कर दिया। मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है बड़े शहर का। आप ये तो हो गया एडजेक्टिव, इसका नाउन क्या है, ये किस लफ्ज़ से निकला है मेट्रोपॉलिटन, बताएं। मेट्रोपॉलिटन का नाउन है मेट्रोपोलिस, बड़ा शहर। किसी बहुत बड़े शहर को जो बहुत बड़ा हो, जैसे पेरिस है वो मेट्रोपोलिस है, इसी तरह न्यूयॉर्क एक मेट्रोपोलिस है। मेट्रोपोलिस का मतलब होता है बहुत बड़ा शहर, और बहुत बड़े शहर का, ठीक है, उसकी क्या इंग्लिश होती है, मेट्रोपॉलिटन, ये एडजेक्टिव है। ग्रीक मेट्रोपॉलिटन रेज द क्रॉस, जैसे ही ग्रीक की फ़ौज ने, यूनान की फ़ौज ने अपना क्रॉस जो है वो उनका जैसे हमारा झंडा होता है, किसी फ़ौज का झंडा होता है, तो उन्होंने उनका जो क्रॉस वो लेके गए थे, जो कि उनका अलम था, फ़ौज का जो अलम था, जैसे ही उन्होंने अपना क्रॉस लहराया तो क्या था, एज द फर्स्ट ग्रीक सोल्जर डिसएम्बार्क का मतलब होता है नीचे उतरना, किसी शिप से नीचे उतरना, किसी ट्रेन से नीचे उतरना, किसी एयरक्राफ्ट से नीचे उतरना। हाँ, इसका मतलब हुआ गेट ऑफ, नीचे उतरना, या इसका मतलब हुआ लीव, नीचे उतरना, ठीक है। और एक और वर्ड डिसएम्बार्क से मिलता जुलता भी इसके लिए इस्तेमाल होता है, वो होता है डीबार्क, नीचे उतरना। जैसे ही पहला यूनानी सोल्जर अपने जहाज़ से नीचे उतरा तो वैसे ही उन्होंने अपना झंडा वहाँ पे लहरा दिया। झंडा लहराने का मतलब ये होता है कि वो फतह हो गया बग़ैर किसी लड़ाई के ही। जैसे ही कोई सोल्जर यूनान का नीचे उतरा तो साथ ही उन्होंने आए दिन फतह कर लिया। और जो फ़ौज थी, जिसको बरतानिया की फ़ौज को बादशाह ने अपनी फ़ौज करार दिया हुआ था, वो फटाफट सारा कुछ छोड़ के अपने बैरक्स में जाके बैठ गए और आए दिन का सूबा जो है उस पर यूनानियों ने कब्ज़ा कर लिया। ठीक है, टू ऑल टर्किश पैट्रियट्स। अब यहाँ तक जो है यहाँ तक जो है पैराग्राफ नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, जिसके मुताबिक यूनान की फ़ौज बहरा रूम यानी मेडिटेरेनियन सी से अपना बहरी दस्ता लेकर, कुछ जंगी जहाज़ लेकर आई और इज़मीर की बंदरगाह, इज़मीर के शहर पर उतरी और सारे आए दिन
के सूबे पर कब्ज़ा कर लिया और बरतानवी फ़ौज जो कि ऑटोमन ट्रुप्स थे वहाँ पर उन्होंने कोई लड़ाई नहीं की और आराम से जाके अपने घरों में बैठ गए। और जैसे ही पहला सोल्जर उतरा उन्होंने आयदीन फ़तह कर लिया बग़ैर किसी रेजिस्टेंस के। और आयदीन जो था वो एक बहुत अमीर सूबा था तुर्की का और लाजमी तौर पर हमेशा से ही तुर्की का हिस्सा रहा था। इसका मतलब ये है कि ये क्लियर हो गया 15 मई 1919 को ग्रीक फोर्सेस के हमले के साथ ही तुर्कियों को ये बात पता चल गई कि कभी भी ये जो ब्रिटिश फोर्सेस हैं या जो अलाइड फोर्सेस हैं वो कभी भी इनकी फ़ौज का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते। इनकी फ़ौज वही है जो तुर्की के लिए लड़ रही है इन ब्रिटिश फोर्सेस के ख़िलाफ़। ठीक है, एक बात तुर्कियों को ये भी पता चल गई। दूसरी उनको ये समझ आ गई कि ये जो अलाइड फोर्सेस हैं बरतानिया, फ्रांस, ये असल में तुर्की के टुकड़े टुकड़े करके आपस में बांटने के लिए ही आए हैं और इन्होंने ये सोच लिया है कि तुर्की के टुकड़े टुकड़े करके आपस में वो बांट लेंगे, यानी वो तुर्की को नहीं छोड़ेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं पैराग्राफ नंबर 4 और पैराग्राफ नंबर 4 जो है वो रिएक्शन ऑफ टर्किश पीपल है कि ग्रीक ऑक्यूपेशन के ऊपर जो लोगों का रिएक्शन था वो कैसा था। टू ऑल टर्किश पैट्रियट्स दीज इवेंट्स मेंट दैट देयर वाज ओनली वन पॉलिसी टू बी परस्यूड। परस्यूड का मतलब होता है फॉलो करना, पीछा करना, चेज़ करना। ठीक है, परस्यूड का मतलब है फॉलो करना, चेज़ करना, पीछा करना। अब तमाम तुर्कियों को, पैट्रियट्स का मतलब मुहिब्बे वतन, तुर्की के लोग जनरली सारे ही मुहिब्बे वतन हैं, तो तुर्की के पैट्रियट्स को, तुर्की के मुहिब्बे वतनों को ये बात समझ आ गई। तुर्की से पैट्रियट का लिटरल मतलब होता है अपने वतन से प्यार करने वाला। ठीक है, तो तुर्की के पैट्रियट्स को ये बात समझ आ गई। पैट्रियट्स मीन नेशनलिस्ट या लॉयलिस्ट, अपने मुल्क से प्यार करने वाले मुहिब्बे वतन। तुर्की के तमाम मुहिब्बे वतनों को ये बात समझ आ गई कि इन तमाम वाक़यात का एक ही मतलब है कि एक पॉलिसी ही है जो उनके पास अपनाने के लिए रह गई है। वो क्या पॉलिसी थी वो जिसको वो फॉलो कर सकते थे। इवन दोज मोस्ट फ्रेंडली टू द अलाइज वर इन्फ्यूरिएटेड। इन्फ्यूरिएटेड का मतलब मुश्तिल हो जाना, भड़क जाना, गुस्से में आ जाना, इन्फ्लेम हो जाना, एनरेज हो जाना। एनरेज का मतलब गुस्से में आ जाना। और वो तुर्की के लोग जो अलाइज के साथ बड़े फ्रेंडली रहने के ही फेवर में थे, वो भी इंतहाई गुस्से में आ गए कि अलाइड फोर्सेस ने तुर्की को डिफेंड ही नहीं किया और ग्रीक्स ने हमला भी कर लिया और हमारा सूबा भी अब ऑक्यूपाई कर लिया। वो बहुत गुस्से में आ गए बाय दिस फॉरेन ऑक्यूपेशन। फॉरेन का मतलब गैर मुल्की। फॉरेन के दो मतलब होते हैं, एक तो गैर मुल्की, हम सबको ही पता है। फॉरेन का मतलब किसी दूसरे मुल्क का। ठीक है, फॉरेन गैर मुल्की, एक्सटर्नल। और दूसरा होता है अजनबी, भी एक इसका मीनिंग होता है, अननोन, अनफेमिलियर, लेकिन यहाँ पर गैर मुल्की ही आएगा। तो इस गैर मुल्की ऑक्यूपेशन मीन कब्ज़ा, इस गैर मुल्की कब्ज़े की वजह से वो लोग जो इत्तेहादियों के साथ बहुत फ्रेंडली रहने की फेवर में थे, उनको भी बेइंतहा गुस्सा आ गया और वो बहुत नाराज़ हो गए अलाइड फोर्सेस से और अलाइड गवर्नमेंट से। ठीक है, क्यों? टर्किश ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट इसेंशली का मतलब हकीकत में, इसेंशली का मतलब फंडामेंटली, बुनियादी तौर पर, फंडामेंटली हकीकी तौर पर, बुनियादी तौर पर। और जो हकीकत में एक बहुत ही अमीर सूबा था तुर्की का, उसके ऊपर जो फंडामेंटली तुर्की का ही हिस्सा था, बुनियादी तौर पर तुर्की का हिस्सा था और रिचेस्ट सबसे अमीर सूबा था तुर्की का, उस सूबे पर हमले और यूनानी कब्ज़े पर जो थे तमाम मुहिब्बे वतन इंतहाई गुस्से में आ गए। टर्किश ऑफ देयर प्रोविंसेस, टर्किश पैट्रियोटिज़म का मतलब वतन से मोहब्बत। ठीक है, नेशनलिज्म या लॉयल्टी टू कंट्री। तो टर्किश का जो पैट्रियोटिज़म था, हुब्बुल वतनी थी, वॉज नो लॉन्गर वेग का मतलब VAGUE, वेग्यू नहीं पढ़ना इसको, ये वेग है। वेग का मतलब अनक्लियर, गैर वाज़े, एंड अनडिसाइडेड और गैर फैसला कुन। अब जो था टर्किश लोग जो थे
अब पहले तो था जी बादशाह महमद IV जो थे और पार्लियामेंट जो थी उनके कहने पे बहुत सारे तुर्की लोग ये समझ रहे थे कि ठीक है बादशाह सही कह रहा है, हमें ब्रिटिश की फ़ौज को या अलाइज़ की फ़ौज को ही अपनी फ़ौज तस्वुर कर लेना चाहिए, और ये जो हमारी फ़ौज ब्रिटिशर्स को मार रही है और उन पे हमले कर रही है शायद ये सही नहीं कर रही। और बादशाह भी उनका यही कह रहा था महमद IV के जो ब्रिटिशर्स हैं वो ये सही नहीं, ब्रिटिशर्स पे जो फ़ौज जिसको उसने हुक्म दे दिया है कि वो ख़त्म हो जाए, तुर्की की फ़ौज जो हमले कर रही है जिसको बादशाह ने ख़त्म होने का हुक्म दे दिया है वो गलत कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि यूनानियों ने आयदीन नाम के सूबे पर हमला किया, जो तुर्की का हमेशा से सूबा था और बहुत अमीर तरीन सूबा था, उस पर हमला किया। और ये जो फ़ौज थी अलाइड की, इसने बिल्कुल अलाइड फोर्सेस ने बग़ैर किसी लड़ाई किए पीछे हट गए, उस आयदीन का सूबा खाली कर दिया और वापस अपने घरों में बैरक्स में जाके बैठ गए। और उन्होंने जैसे ही पहला सोल्जर यूनानी उतरा बग़ैर किसी रेजिस्टेंस के, उन यूनानी सोल्जर्स ने आयदीन पर हमला कर लिया और कब्ज़ा भी कर लिया बग़ैर किसी रेजिस्टेंस के। इस पर तुर्कियों को बहुत गुस्सा आया, उनको समझ आ गई। अब वो अनडिसाइडेड नहीं थे कि वो अपनी फ़ौज को सही कहें या अलाइड फोर्सेस का साथ दें, बादशाह को सही कहें या बागियों को सही कहें। अब उन्हें समझ आ गई कि तुर्की की फ़ौज ही वाहिद तुर्की की फ़ौज है और जो अलाइड फोर्सेस हैं ये कभी भी तुर्की को डिफेंड नहीं करेंगी, ना तुर्की के लिए लड़ाई करेंगी, और इनका वाहिद मकसद सिर्फ तुर्की पर हमला करके, तुर्की पे कब्ज़ा करके तुर्की को आपस में बांटना है। ये कभी भी ऑटोमन एम्पायर के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगी। और अब एकदम से तुर्की की जो हुब्बुल वतनी थी वहाँ के लोगों की वो वाज़े हो गई और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी फ़ौज का साथ देंगे और अलाइड फोर्सेस को अपनी फ़ौज कभी भी तस्वुर नहीं करेंगे, ना ही वो अलाइड ऑक्यूपेशन को, बरतानवी फ़ौज के अपने मुल्क पर गवर्नमेंट चलाने की इस बात को मानेंगे। और उन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया कि वो जैसे ही यूनानियों ने उन पे हमला किया और कब्ज़ा किया, उन्होंने फ़ौरन डिसाइड कर लिया कि वो यूनान को अपने मुल्क से बाहर निकाल के अपने इस सूबे आयदीन को वापस तुर्की का हिस्सा बनाएंगे। और अब टर्किश पैट्रियटिज़म जो है वो बहुत वाज़े हो गया। अब तक ब्रिटिशर्स ने जो है वो अब तक जो है ग्रीक फोर्सेस ने आयदीन पर कब्ज़ा कर लिया है, जो कि ऑटोमन एम्पायर का तुर्की का एक लाजमी हिस्सा था। लेकिन और पैट्रियट्स को बहुत गुस्सा आया है, लेकिन पैट्रियट्स की तुर्की के लोगों ने कभी भी यूनानियों से नफ़रत नहीं की। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तुर्की के लोगों ने कभी यूनानियों से नफ़रत नहीं की और यूनानी लोगों ने कभी, या यूनानी फ़ौज ने कभी तुर्कियों से नफ़रत नहीं की। तुर्कियों को उन पर गुस्सा था, उन पे नफ़रत नहीं थी, उनमें आपस में नफ़रत कभी डेवलप नहीं हुई। इट वॉज़ अ फ्लेम बर्निंग इन द हार्ट ऑफ मैन एंड वेमेन ऑफ ऑल क्लासेस। ये एक शोला था जो कि जल रहा था तमाम क्लासेस, तमाम तबकात, तुर्की के तमाम तबकात के मर्द और औरतों के दिलों में। अ फ्लेम ऑफ इंडिग्नेशन मीन रिजेंटमेंट, गुस्से का शोला था, नॉट ऑफ हेट्रेड। ये हेट्रेड नहीं पढ़ना है, इसको हेट्रेड पढ़ना है। ये मैंने इसको जो है वो ट्रांसक्राइब भी कर दिया है यहाँ पर कि ये हेट्रेड, नफ़रत का शोला नहीं था बल्कि गुस्से का शोला था। Even during cruel wars, the Turkish and the Greek never hated each other. यहाँ तक कि ज़ालिमाना तरीन जंगों में भी ग्रीक्स और टर्किश लोगों ने एक दूसरे से नफ़रत नहीं की। And among the Greek there was little enthusiasm. Enthusiasm का मतलब जोश व खरोश, eagerness, keenness, ardent के और यूनानी लोगों में बहुत ही कम जोश व खरोश था फॉर द एनाटोलियन एडवेंचर, एनाटोलिया के एडवेंचर के लिए। ये जो इज़मीर की बंदरगाह है, ठीक है, और ये जो आयदीन है, ठीक है, और ये जो एनाटोलिया है, ये है जी, ये हैं मशरकी सूबे, ठीक है, ईस्टर्न प्रोविंसेस, ये हैं जी ईस्टर्न प्रोविंसेस, ठीक है। और इनका गवर्नर जनरल है इस वक्त, इसका गवर्नर जनरल कौन है? जब हमला किया यूनानियों ने उस वक्त इसके गवर्नर जनरल हैं मुस्तफ़ा कमाल, ठीक है, इस वक्त इसके गवर्नर जनरल मुस्तफ़ा कमाल है। लेकिन ग्रीक लोगों में ये बहुत ज़्यादा, यूनानियों में कोई एडवेंचर नहीं था एनाटोलिया पर कब्ज़ा करने का, उनको कोई ख़ास जोश व खरोश उनमें नहीं पाया जाता था। अब मैग्निफिसेंट रॉयलिस्ट ऑफिसर, एक बहुत ही शानदार ऑफिसर थे, ये है
EON, EON, हाँ जी, ये वर्ड है EON, ठीक है। ये नाम है ईवान मेतक्सेस। मेतक्सेस जो थे, ईवान मेतक्सेस, ये उनके नेवल फोर्सेस के, ग्रीक नेवल फोर्सेस के हेड थे। उनका नाम यहाँ पर आया है ईवान मेतक्सेस। ईवान मेतक्सेस जो कि एक शानदार यूनानी रॉयलिस्ट ऑफिसर थे, प्रोटेस्टेड स्ट्रांगली, प्रोटेस्टेड का मतलब एतराज़ किया टू हिज गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट से, द इन्वेजन, इन्वेजन का मतलब अटैक, हमला, असॉल्ट, लेकिन इन्वेजन कंटिन्यूड, लेकिन ये हमला जारी रहा। जब मेडिटेरेनियन सी के ज़रिए से ग्रीक फोर्सेस ने अटैक किया आयोदीन पर, तो उनके जो नेवल ऑफिसर थे, नेवी के हेड थे, उन्होंने एतराज़ किया अपनी गवर्नमेंट से कि उन्हें हमला नहीं करना चाहिए। उनका नाम था ईवान मेतक्सेस। उन्होंने ऑब्जेक्शन किया गवर्नमेंट से, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट ने हुक्म दिया, यूनानी गवर्नमेंट ने, कि इस हमले को जारी रखा जाए। लेकिन ग्रीक्स और तुर्की लोगों ने कभी भी आपस में नफ़रत नहीं की, लेकिन उनमें बड़ी घमासान की लड़ाई हुई, जिसके नतीजे में तुर्की ने अपने आयदीन के सूबे को आज़ाद करवा लिया ग्रीक फोर्सेस से, मुस्तफ़ा कमाल की सरकर्दगी में। ये देखें स्टूडेंट्स, ये तुर्की का मैप है, और ये इधर से, ये मेरे पॉइंटर को फॉलो कीजिएगा अब आप। ये देखें जहाँ पे हैंड साइन बन रहा है, ये जगह, ये यहाँ पर ये आए थे ग्रीक्स, इन्होंने अटैक किया यहाँ से, और ये पूरा सूबा, ये जिस पे ग्रीक जोन लिखा हुआ है, ये आयदीन का सूबा था जिस पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, और ये तुर्की का लाजमी हिस्सा था ये। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है जो हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ टर्किश पैट्रियट्स टू द इंटेंशन ऑफ अलाइज़? तुर्की के मुहब्बे वतन लोगों का क्या रिएक्शन था, क्या रद्द अमल था? टू द इंटेंशन, इंटेंशन मीन नीयत, ऑफ अलाइज़, अलाइज़ की, टू पार्टीशन द ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर के टुकड़े टुकड़े करने की नीयत पर तुर्की के मुहब्बे वतनों का क्या रिएक्शन था? द ग्रीस अटैक्ड आयदीन, ग्रीस यूनान ने हमला किया आयदीन पर, एंड ऑक्यूपाइड इट, और इस पर कब्ज़ा कर लिया, एंड आर्मी एंड अलाइड आर्मी, और अलाइड की आर्मी, नाउ कॉल्ड ऑटोमन आर्मी, जो कि अब सल्तनत उस्मानिया की आर्मी कहला रही थी, डिड नॉट फाइट फॉर आयदीन, आयदीन के लिए बिल्कुल नहीं लड़ी। एवरी वन इन टर्की, हर कोई जो तुर्की में था, इवन दोज हु वर मोस्ट फ्रेंडली टू अलाइज़, यहाँ तक कि वो लोग भी जो अलाइज़ के साथ बहुत दोस्ती रखते थे, बिकेम वेरी एंग्री ऑन दिस इवेंट, इस वाक़े पर बहुत नाराज़ हो गए। ऑल ऑफ देम गॉट रेडी टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन ऑक्यूपेशन, और सब के सब तैयार हो गए गैर मुल्की ऑक्यूपेशन, कब्ज़े के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। नॉट ओनली ऑन आयदीन, ना सिर्फ ये कि जो आयदीन पर हुआ, बट ऑन द होल टर्की, बल्कि जो सारे तुर्की पर हुआ था, उस फॉरेन ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़ भी लड़ने के लिए तैयार हो गए। और जो स्टूडेंट्स बिल्कुल शॉर्ट सा करते हैं, वो अपनी पहली ये अंडरलाइन वाला पोर्शन सिर्फ वो लिखेंगे। द ग्रीस अटैक्ड आयदीन एंड ऑक्यूपाइड इट, फुल स्टॉप। ग्रीस ने आयदीन पर अटैक किया और इस पर कब्ज़ा कर लिया। एवरी वन इन टर्की, हर कोई जो तुर्की में था, बिकेम वेरी एंग्री ऑन दिस फॉरेन ऑक्यूपेशन। और दूसरी लाइन क्या होगी? एवरी वन इन टर्की बिकेम वेरी एंग्री ऑन दिस फॉरेन ऑक्यूपेशन, हर कोई जो तुर्की में था वो इस गैर मुल्की कब्ज़े के ख़िलाफ़ बहुत नाराज़ हो गया। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को इसका फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फेलो फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।